हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिज़ाइन अगेंस्ट डायनेमिक लोडिंग का लेक्चर नंबर 2। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो बोल्ट्स में आपके डायनेमिक लोड होते हैं उनके बारे में। तो बेसिकली हम लोग डायनेमिक का कॉन्सेप्ट देखेंगे बट बोल्ट्स को कवर करेंगे। बोल्ट्स वाला टॉपिक हमारा रह गया था, है ना। सो हम लोगों ने जब जॉइंट्स के बारे में बात की थी तो जॉइंट्स में हम लोगों ने वेल्डेड जॉइंट कवर किया था। वेल्डेड जॉइंट के साथ हम लोगों ने रिवेटेड जॉइंट कवर किया था। बोल्टेड जॉइंट भी आपका होता है, ठीक है। तो आपके ये भी एक जॉइंट है, बोल्टेड जॉइंट भी। तो बोल्टेड जॉइंट में जो इसके न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो हमारे एजेई के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि उसमें पूछे नहीं जाते। बट इसमें जो टर्म इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो वो हम लोग कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। सो हम लोग यहाँ पर बोल्ट्स देखने वाले हैं मेनली। तो बोल्ट से रिलेटेड आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन अपना करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर डायनेमिक लोड का भी हम लोग बात करेंगे, है ना। इससे इसमें जो आपके डायनेमिक लोडिंग होती है ना, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डायनेमिक लोड चैप्टर में हम लोगों ने स्ट्रेस फ्लो लाइंस के बारे में पढ़ा था, है ना। जब हम लोग डायनेमिक लोड पढ़ रहे थे सेकेंड चैप्टर में, तो वहां पर हम लोगों ने बात की थी स्ट्रेस फ्लो लाइंस की, स्ट्रेस फ्लो लाइंस की, ठीक है। तो स्ट्रेस फ्लो लाइंस के बारे में हम लोगों ने देखा था, और जहां पर स्ट्रेस फ्लो लाइन एक जगह इकट्ठा होती हैं वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। और वहीं से फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो इसका सबसे पहला हम लोगों ने देखा था जहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना। जब हम लोग थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था कि जब हम उसको क्लोज करते हैं तो फ्लैट उससे नहीं करते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक सिलेंडर है तो उसको ऐसे फ्लैट क्लोज ना करके यहां पर हम लोग कुछ उसको इस तरीके से बंद करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमिस्फेरिकल डिस्ड एंड, है ना। इसको हम लोग बोलते थे हेमिस्फेरिकल डिस्ड एंड, डिस्ड एंड, हेमिस्फेरिकल डिस्ड एंड करते थे ताकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम किया जा सके, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो स्ट्रेस फ्लो लाइंस यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, तो ये सब आपके हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन रीजन है, हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है। हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन रीजन ये वाले आपके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब बोल्ट्स में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक बार उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रेस फ्लो लाइंस आपकी ये फ्लो कर रही है। सो ये जो लाइंस यहां पर आप देख रहे हो ये आपकी कौन सी हैं, ये स्ट्रेस फ्लो लाइंस हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके बोल्ट में कौन कौन से टर्म इस्तेमाल होते हैं, बोल्ट की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, ठीक है। तो बोल्ट का डेजिग्नेशन, बोल्ट को नाम कैसे दिया जाता है, बट नाम से पहले सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि भाई बोल्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले बोल्ट आप ऊपर से कसते हो तो आप देखते हो उसका हेड होता है, उसको बोलते हैं हेड, जिसको पकड़ के आप टाइट करते हो। छोटे मोटे बोल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आप उसको हाथ से भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। बट टाइट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी अदर इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है। बट ऐसे आप नॉर्मल क्लोज तो कर ही सकते हो। तो जिस चीज को पकड़ के आप करते हो तो ऊपर वाला पार्ट ये बोल्ट का हेड कहलाता है, ठीक है। फिर आता है दूसरा पोर्शन जिसको हम लोग सैंक बोलते हैं, सैंक, जिसमें सैंक या ये आपका अनथ्रेडेड पोर्शन भी होता है ना। ये आपका अनथ्रेडेड पोर्शन होता है, अनथ्रेडेड पोर्शन, ठीक है, अनथ्रेडेड पोर्शन। और फिर नीचे आता है आपका थ्रेडेड पोर्शन जिसमें धागे बने होते हैं, जो आपका चूड़ी होती है जो टाइट होती है, ठीक है, थ्रेडेड पोर्शन। तो ये जो डी और डीएन है इसको नॉमिनल डायमीटर या सैंक डायमीटर बोलते हैं। ये जो डी या डीएन है मेजर डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर, या इसी को हम लोग सैंक का डायमीटर भी बोलते हैं, सैंक का डायमीटर, ठीक है। और डीसी जो है वो माइनर डायमीटर या कोर डायमीटर, डीसी जो है वो माइनर डायमीटर होता है या तो वो कोर डायमीटर होता है, ठीक है। तो डीसी और डीएन में क्या रिलेशन है, डीएन इज इक्वल्स टू डीसी डिवाइडेड बाई 0.84, ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये कहां से आया, मशीन की डिजाइन में डेटा बुक से हम लोग ये रिलेशन हमें पता चलती है, ठीक है, डिजाइन डेटा बुक से, कि जो
नॉमिनल डायमीटर है वो कोर डायमीटर का 0.84 टाइम्स। अब ये सैंक और थ्रेडेड पोर्शन जरा आप लोगों को मैं एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं तो और अच्छी क्लियर पिक्चर आप लोगों को समझ में आएगी। जैसे कि ये है, अगर मैं इस बोल्ट की बात करूं, यहां पर अगर आप इस बोल्ट को देखें तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये आपका थ्रेडेड पोर्शन है, ठीक है, सॉरी, हाँ यस, ये आपका थ्रेडेड पोर्शन है, थ्रेडेड पोर्शन है ना, या इसी को और नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपका सैंक है, यहां पर थ्रेड नहीं बना हुआ है, यहां पर धागा नहीं बना हुआ है ना, यहां पर देखिए थ्रेड नहीं बना हुआ है, तो ये सैंक हो गया, ये आपका थ्रेडेड पोर्शन हो गया, ये वाला आपका सैंक हो गया और ये वाला आपका थ्रेडेड पोर्शन हो गया जहां पर थ्रेड है, ठीक है, ये आपका थ्रेडेड पोर्शन कहलाएगा, थ्रेडेड पोर्शन कहलाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक तो बात समझ में आ गई है ना। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां पर थे हम लोग, ठीक है, किसकी बात कर रहे थे हम लोग, बात कर रहे थे इसकी, थ्रेड्स की, ठीक है। तो अब इसके ऊपर मान लीजिए लोड लग रहा है, एक्सियल लोड, पी लोड यहां पर अगर मैंने लगाया है ना, ये पी जो है ये आपका एक्सियल लोड इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी मैं डिजाइन कर रहा हूं तो सेफ डिजाइन क्या होगी कि भाई इसके ऊपर अगर जो एक्सियल लोड लग रहा है वो परमिसिबल एक्सियल लोड से कम होना चाहिए, तब इसकी सेफ्टी रहेगी, अदरवाइज इसका फेलियर हो सकता है। तो देखो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा होगा, थ्रेडेड पोर्शन में ज्यादा होगा, डायामीटर कम कहां पर होगा, थ्रेडेड पोर्शन में, है ना। थ्रेड भाई देखो एक डायमीटर तो होगा, जो आपका सबसे छोटा डायमीटर होगा वो कहां पर मिलेगा आपको, थ्रेड पे मिलेगा, है ना, थ्रेड पर मिलेगा। तो ये चीज है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें सेफ डिजाइन ऑफ बोल्ट की अगर मैं बात करूं, सेफ डिजाइन ऑफ बोल्ट, बोल्ट की अगर मैं सेफ डिजाइन की बात करता हूं, ठीक है, सेफ डिजाइन ऑफ बोल्ट की अगर मैं बात करूं तो उस केस में, सेफ डिजाइन ऑफ बोल्ट के केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेस बोल्ट में आ रहा है वो परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए। अब मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा, अब एक बात बताइए, अगर मैं डी की बात करूं जो मेरा की नॉमिनल डायमीटर था, नॉमिनल डायामीटर था, ठीक है, डी मेरा नॉमिनल डायमीटर था और जो डीसी है वो मेरा कोर डायमीटर है, कोर डायामीटर है ना। तो हमेशा ध्यान दीजिए जो डिजाइन की जाती है वो वर्स्ट लोडिंग के लिए की जाती है, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो उसके अकॉर्डिंगली हमें डिजाइन करनी चाहिए। तो स्ट्रेस ज्यादा कहां पर आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस कोर में आएगा या सैंक में आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस आपका कोर में डेवलप होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो डीसी है इसकी वैल्यू कम है, हमको पता है कि भाई जो डीसी है वो आपका नॉमिनल डायमीटर से छोटा होता है। अब ये छोटा होता है इसी वजह से यहां पर स्ट्रेस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो यहां पर स्ट्रेस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, इसीलिए लोड अपॉन एरिया करेंगे तो पाई बाई 4 डीसी का स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा परमिसिबल। अब ये सिग्मा परमिसिबल हमें कहां से मिलेगा, ये हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी से मिलेगा, है ना, मटेरियल प्रॉपर्टी से मिलेगा, है ना, मटेरियल प्रॉपर्टी से हमको सिग्मा परमिसिबल मिल जाएगा। अब अगर हम इसको 4 ऊपर लेकर चले जाएं और फिर इसको सॉल्व करें, है ना, हमें क्या चाहिए, किसी भी डिजाइन में हमको चाहिए होता सेफ डायमेंशन। तो यहां पर बेसिकली हम लोग कोर का डायमीटर डिजाइन कर रहे हैं, है ना, बेसिकली यहां पर जो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं वो कोर डायमीटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें कोर डायमीटर पता चल जाएगा कि भाई कोर का डायमीटर कितना है, ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल जाएगी, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी कि भाई कोर का डायमीटर कितना है, क्योंकि पी लोड कितना लगा रहे हैं हमको पता है, सिग्मा परमिसिबल मटेरियल की प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करके डीसी की वैल्यू आ जाएगी। बट हमें क्या चाहिए, हमें डीसी के साथ साथ नॉमिनल डायमीटर भी चाहिए। तो नॉमिनल डायमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनल डायमीटर के लिए, है ना, जब हमें डीसी की वैल्यू मिल गई तो हमें पता है dn इज इक्वल्स टू डीसी डिवाइडेड बाई 0.84, ये होता है ना, ये होता है। तो कभी कभार क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने के बाद राउंड ऑफ कर देते हैं, जैसे मान लो आ गया 16.78, तो 16.78 को हम लोग 17 लिख देंगे कि भाई चलो अगर मुझे इंटीजर में चाहिए तो 16.78 को 17 लिख देंगे। तो कभी भी हमें इस कोर डायमीटर का इसका राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए, है ना, हमें कभी भी इसका राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए। डू नॉट राउंड ऑफ दिस वैल्यू, डू नॉट राउंड ऑफ दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हमें राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए। हमें किसे राउंड ऑफ करना चाहिए, डी एन को, ये जो हमारा नॉमिनल डायमीटर है इसको करना चाहिए राउंड ऑफ,
राउंड ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हमें राउंड ऑफ करना चाहिए। अब मान लो 15.78 आ गया ये, तो हम उसको 15.78 को 16 ले लेंगे, 16, ठीक है। तो हमें राउंड ऑफ इसको करना होता है, ये वाली वैल्यू को, नॉमिनल डायमीटर को, क्योंकि जब बोल्ट का नाम दिया जाता है तो वो नॉमिनल डायमीटर के आधार पर होता है। तो कोर डायमीटर का इस्तेमाल किया जाता है डिजाइन करने के लिए। जब हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, जो कोर का, जो यहां पर हमारा कोर है ना, यहां पर जो हमारा कोर है, कोर की अगर मैं बात करूं, कोर डायमीटर, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली आपका डिजाइनिंग के लिए, है ना, डिजाइन के लिए। और जो हमारा नॉमिनल डायमीटर है, नॉमिनल डायामीटर है, इसका इस्तेमाल किया जाता है डेजिग्नेशन के लिए, डेजिग्नेशन का मतलब है उसका नाम देने के लिए, है ना, किस तरीके से उसका नाम दिया जाएगा, डेजिग्नेशन के लिए आपका नॉमिनल डायमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब डेजिग्नेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो कोर डायमीटर डिजाइन के लिए और नॉमिनल डायमीटर डेजिग्नेशन, उसका नाम देने के लिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई, है ना, ये चीज हो गई। अभी जैसे इसके बारे में एक आपको कहानी बताता हूं। जैसे अभी एज ए के एग्जाम में तो चलिए सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। गेट के एग्जाम में क्या होता था कि इसका क्वेश्चन आया एक बार। पहले तो गेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते थे, फिर बाद में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आने लगे, जिसमें आप ऑप्शन नहीं टिक करना है, आपको न्यूमेरिकल आंसर टिक करना है, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल लिखना है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो आया ये वाला क्वेश्चन, है ना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, उसको सॉल्व किया और वहां पर जो वैल्यू डाली वो डाल दी कोर डायमीटर, है ना। अच्छा, कुछ बच्चों ने उसको नॉमिनल डायमीटर के हिसाब से सॉल्व कर दिया, है ना। तो हुआ क्या कि गेट में जो पहले क्वेश्चन आया करते थे उसमें वो लोग कोर डायमीटर ले लेते थे, है, सॉरी, नॉमिनल डायमीटर ले लेते थे उसको, बट एक्चुअल में तो कोर से करना चाहिए डिजाइन की सारी काम। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि उनको बहुत बड़ी रेंज देनी पड़ी कि भाई तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, है ना। आप जिन्होंने कोर डायमीटर से सॉल्व किया है उनका भी सही है, और जिन्होंने नॉमिनल से सॉल्व किया है उनका भी सही है। तो इस वजह से बहुत लंबी रेंज देनी पड़ी कि भाई यहां से लेके यहां तक जितना भी आंसर आ रहा सब सही है, ठीक है। तो लेकिन अगर एक्चुअल बात की जाए तो हमेशा ध्यान दीजिए, डिजाइन के लिए हमेशा कोर डायमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और उसका नाम देने के लिए, डेजिग्नेशन करने के लिए आपको नॉमिनल डायमीटर का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। चलिए यहां तक बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आप बोल्ट की बात करते हो तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। क्रेस्ट होता है, रूट होता है, पिच होता है, फ्लैंक होता है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, इसको फ्लैंक बोला जाता है। ये जो पोर्शन आप ये देख रहे हो, ये आपका फ्लैंक है, दिस इज योर फ्लैंक, ये आपका फ्लैंक है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं रूट, है ना। ये आपका रूट कहलाता है, बॉटम पोर्शन, टॉप पोर्शन आपका क्रेस्ट कहलाता है। और दो आपका एडजेसेंट फ्लैंक, दो एडजेसेंट फ्लैंक के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं पिच, ये आपका पिच होता है, ठीक है। दो एडजेसेंट फ्लैंक के बीच में जो दूरी होती है उसको बोलते हैं पिच। अब ये जो बाहर वाला डायमीटर देख रहे हो, यही आपका नॉमिनल डायमीटर होता है या मेजर डायमीटर होता है, और ये जो अंदर वाला देख रहे हो ये आपका कोर डायमीटर कहलाता है ना, जो मिनिमम डायमीटर है। तो आपका कोर डायमीटर जो है वो मिनिमम डायमीटर इसीलिए इसके अकॉर्डिंगली डिजाइन की जाती है, क्योंकि ज्यादा जो स्ट्रेस होगा वो यहीं पर आएगा, ठीक है। और नॉमिनल डायमीटर नाम के लिए इस्तेमाल होता है, उसका नाम देने के लिए इस बोल्ट का नाम कैसे दिया जाएगा, उसमें आपका नॉमिनल डायमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये अगर आप लोग देख रहे हो तो ये एक एग्जांपल है एक्सटर्नल थ्रेड का, एक्सटर्नल थ्रेड का, बाहर धागे हैं, है ना। इंटरनल थ्रेड भी होते हैं, है ना, इंटरनल थ्रेड होते हैं। तो जब आप अब देखो, ये जहां पर जाएगा वहां तो इंटरनल थ्रेड लगा होगा। तो अगर मैं एक्सटर्नल थ्रेड में बात करूं तो क्रेस्ट और रूट को सर डिफाइन कैसे किया जाए। तो क्रेस्ट होता है
मैक्सिमम मटेरियल पोजीशन, जहां पर मैक्सिमम मटेरियल होता है वो क्रेस्ट कहलाता है, और जहां पर मिनिमम मटेरियल पोजीशन होता है वो रूट कहलाता है। तो अगर आप देखो रूट के नीचे बहुत कम मटेरियल है, लेकिन क्रेस्ट के नीचे देखो मटेरियल ज्यादा है। तो मैक्सिमम मटेरियल पोजीशन, जहां पर ज्यादा मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और जहां पर मटेरियल कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट। तो रूट होता है आपका मिनिमम मटेरियल पोजीशन और क्रेस्ट होता है आपका मैक्सिमम मटेरियल पोजीशन। ठीक है, ये आ गया है ना, ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उस पे इन सभी चीजों को हम लोग डिफाइन करेंगे एक एक करके। तो नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग आए तो यहां पर जैसे लिखा गया है ए पॉइंट विद मैक्सिमम मटेरियल पोजीशन, उसको बोला जाता है क्रेस्ट, है ना। जो मैक्सिमम मटेरियल पोजीशन का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, है ना, ये क्रेस्ट मैक्सिमम मटेरियल पोजीशन। ठीक है, ए पॉइंट ऑन द फ्लैंक करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम मटेरियल पोजीशन इज नोन एज रूट। जहां पर मिनिमम मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका मेजर या नॉमिनल डायमीटर है इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है, ये एक इमेजिनरी सर्किल होता है, इमेजिनरी सर्किल होता है पासिंग थ्रू द क्रेस्ट ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड और रूट ऑफ एन इंटरनल थ्रेड। अब इसको समझाता हूं मैं। ठीक है, क्या लिखा गया है कि मेजर और नॉमिनल डायमीटर को कैसे डिफाइन किया गया है, इज डिफाइंड एज द डायमीटर ऑफ एन इमेजिनरी सर्किल, जो कि कहां से पास हो रहा है, क्रेस्ट ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये जो एक्सटर्नल थ्रेड देख रहे हो इसके क्रेस्ट से पास हो रहा है ना, इसके क्रेस्ट से पास हो रहा है जो सर्कल, उसके डायमीटर को नॉमिनल डायमीटर कह रहे हैं, है ना। और अगर इसी के रूट से जो सर्किल पास होगा, इसी के रूट से जो सर्किल पास होगा उसको कोर डायमीटर, उसका जो सर्किल का डायमीटर वो कोर डायमीटर होगा। जैसे यहां पर अगर देखा जाए लिखा गया है कि कोर और माइनर डायमीटर इज डिफाइंड एज द डायमीटर ऑफ एन इमेजिनरी सर्किल पासिंग थ्रू द रूट ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड। और अभी अगला वाला पॉइंट छोड़िए, रूट ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड यहां तक। ठीक है, तो यहां पर रूट से पास हो रहा है, जो रूट से पास हो रहा है इमेजिनरी सर्किल, उसके डायमीटर को कोर डायमीटर बोलते हैं। और जो क्रेस्ट के से पास होने वाला इमेजिनरी सर्किल का डायमीटर है उसको हम लोग नॉमिनल डायमीटर कह रहे हैं। अब ये एक्सटर्नल थ्रेड है, अगर इंटरनल थ्रेड होता, जैसे अगर आप, ये तो नट की बात हुई, तो बोल्ट की बात होगी, जो नट होता है उसमें अगर आप देखोगे तो इंटरनल थ्रेड होता है ना, इंटरनल थ्रेड होता है। तो इंटरनल थ्रेड होता है तो वहां पर, है ना, वहां पर अगर आप देखोगे तो उस केस में जो आपका उल्टा हो जाता है, यही कहानी जस्ट उल्टी हो जाती है उस केस में। उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आपका मेजर डायमीटर है, नॉमिनल डायमीटर कौन सा होगा, वो एक इमेजिनरी सर्किल होगा जो कि पास करेगा रूट ऑफ एन इंटरनल थ्रेड, है ना। अगर इंटरनल थ्रेड है तो उसके रूट से पास होने वाला, क्योंकि रूट उसका नीचे होगा, है ना, उसका रूट नीचे होगा, तो रूट से पास होने वाला, यहां पर रूट नीचे है ना, यहां पर अगर हम बात करें तो रूट नीचे, वहां पर रूट ऊपर होगा, सॉरी वहां पर रूट ऊपर होगा, तो उसका डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका क्या होगा, मेजर डायमीटर कहलाएगा। और सेम चीज अगर हम कोर के लिए बात कर रहे थे तो जो एक्सटर्नल में है उसी का जस्ट उल्टा इंटरनल थ्रेड में कर दो, है ना भाई। एक्सटर्नल की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो एक्सटर्नल में कोर डायमीटर किसको कह रहे थे, कोर डायमीटर कह रहे थे जो कि रूट से पास होने वाला है, और वही इंटरनल में होगा तो वो क्रेस्ट से पास होने वाला होगा। एक नट बोल्ट उठा लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। अगर विजुलाइज करना चाहते हो तो भाई आप एक नट बोल्ट ले आइए, अब देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। देखना मिनिमम मटेरियल पोजीशन नट में कहां पर है, बोल्ट में कहां पर है, मैक्सिमम मटेरियल पोजीशन देखिएगा नट में कहां पर है, बोल्ट में कहां पर है। उसके बाद नॉमिनल डायमीटर की डेफिनेशन देखिएगा और कोर डायमीटर की डेफिनेशन देखिएगा, फिर उससे कंपेयर करिएगा तो आपको चीजें विजुलाइज हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पिच की। पिच क्या होता है, पिच इज द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द थ्रेड बिटवीन corresponding point on the adjacent flank, corresponding point on the adjacent flank। तो अगर आप यहां पर देखें तो एक पॉइंट यहां पर लिया हमने और एक पॉइंट यहां पर लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने नापा, तो दो करस्पॉन्डिंग फ्लैंक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिच बोल रहे हैं। ठीक है,
तो ये आपका पिच हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक टर्म आता है लीड। तो लीड क्या है कि भाई कितना आपने एक्सियल डिस्टेंस मूव किया, एक्सियल डिस्टेंस। जैसे कि अब मान लीजिए बॉटल का ढक्कन है, ठीक है, इस बॉटल के ढक्कन को अगर मैं जैसे क्लोज कर रहा हूं तो अब देखो एक फुल रोटेशन में ये कितना ऊपर आ रहा है। जब इसको मैं एक बार घुमा रहा हूं पूरा 360 डिग्री तो कितनी ऊपर आ गया, उसी को लीड बोलते हैं, लीड। तो वन लीड क्या होती है, इस एक फुल रोटेशन में कितना ये ऊपर आ रहा है, कितना ये एक्सियल मोशन कर रहा है, एक्सियल डायरेक्शन में कितना मोशन कर रहा है, उसको लीड बोलते हैं। तो लीड इज द एक्सियल डिस्टेंस मूव्ड बाय द थ्रेड इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ये ऊपर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लीड। अब जो लीड होता है वो पिच के बराबर होता है अगर सिंगल स्टार्ट थ्रेड हो, सिंगल स्टार्ट। कुछ कुछ होते हैं मल्टी स्टार्ट थ्रेड। अगर मल्टी स्टार्ट थ्रेड है तो L इज इक्वल्स टू NP हो जाता है, जहां पर N जो होता है वो है डबल स्टार्ट थ्रेड है तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है तो N की वैल्यू 3 हो जाएगी। मतलब कि आपने एक बार घुमाया और वो बहुत तेजी में ऊपर आएगा। जैसे क्या होता है, कुछ बॉटल्स ऐसी होती हैं जिनको जल्दी मान लो खोलना है तुम आपको, है ना, तो आप हल्का से घुमाओगे बहुत तेजी में ऊपर आएगा वो, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका उसका स्टार्ट ज्यादा होगा, मल्टी स्टार्ट थ्रेड उसके अंदर होंगे, है ना, कि आपने एक बार घुमाया। अब मान लो ये बोतल सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो एक बार घुमाने में जितना ऊपर आ रहा है, अब मान लीजिए ये वाला मल्टी स्टार्ट होता तो एक बार घुमाने में उसका डबल आता, अगर वो डबल स्टार्ट थ्रेड होता तो, ठीक है। तो ये चीज है, तो एन की वैल्यू डिपेंड करती है वो डबल स्टार्ट थ्रेड है या ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है तो 3 हो जाएगा, है ना, डबल स्टार्ट थ्रेड है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल क्या है, एंगल बिटवीन दो एडजेसेंट फ्लैंक, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लैंक, दो एडजेसेंट फ्लैंक के बीच के एंगल को, दो एडजेसेंट फ्लैंक के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, थ्रेड एंगल बोलते हैं, थ्रेड एंगल, है ना, थ्रेड एंगल बोलते हैं। तो जैसे अगर मैं कुछ थ्रेड की बात करूं तो मैट्रिक और वी थ्रेड जो होते हैं, जो कि फास्टनिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं। फास्टनिंग पर्पज मतलब टाइट करना हुआ कुछ, है ना, टाइट करना हुआ कुछ, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है मैट्रिक थ्रेड का या वी थ्रेड का, जिसमें ये जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है ना, इसमें जो आपका थ्रेड एंगल होता है वो आपका 60 डिग्री होता है। फिर कुछ और है हमारे पास, स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, बटरस थ्रेड, ये सब के सब पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्क्वायर थ्रेड हो गया आपका, एक्मे थ्रेड हो गया, बटरस थ्रेड हो गया, ये जो थ्रेड हैं आपके, ये आपके पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ऊपर वाले जो थ्रेड हैं आपके मैट्रिक थ्रेड या वी थ्रेड, ये वाले जो धागे हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं आपके किसके लिए, फास्टनिंग पर्पस के लिए, टाइट करने के लिए, किन्हीं दो चीजों को टाइट करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर यहां पे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मैंने पिछला जो एग्जांपल दिखाया था वो वी थ्रेड का था, जहां पर आपको 60 डिग्री देखने को मिल रहा है, ये आपका वी थ्रेड का हो गया, है ना। अब जैसे यहां पर मैं बात करूं ये कि स्क्वायर थ्रेड का है, स्क्वायर थ्रेड का, और ये वाला आपका एक्मे थ्रेड है ना। तो स्क्वायर थ्रेड में अगर आप देखो दो एडजेसेंट फ्लैंक, ये वाला फ्लैंक और ये वाला फ्लैंक, इनके बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। यहां पर अगर आप एंगल देखोगे तो देखो ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहां पर स्क्वायर थ्रेड के बीच में जो थ्रेड एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। एक इंपॉर्टेंट डेटा है ये, है ना। सिमिलरली अगर मैं एक्मे थ्रेड की बात करूं तो एक्मे थ्रेड में दो उसके बीच में जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। एक्मे थ्रेड में दो फ्लैंक के बीच में जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। ये एंगल हमें पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो कभी कभी आपसे डायरेक्टली एंगल के बारे में पूछ लेगा। तो एक्मे थ्रेड में आपका 29 डिग्री है और स्क्वायर थ्रेड में आपका 0 डिग्री है। ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ये मतलब दोनों जो हैं स्क्वायर थ्रेड और एक्मे थ्रेड, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है पावर ट्रांसमिशन के लिए, जब हमें दोनों डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करना हो। अब इसका क्या मतलब है सर, दोनों डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करना है। स्क्रू जैक में आपका स्क्वायर थ्रेड यूज होता है, स्क्रू जैक जो आप गाड़ी उठाते हो ना स्क्रू जैक से, है ना। तो अब मान लो आपने क्या किया, स्क्रू जैक से गाड़ी को उठाया, अपने कार को उठाया टायर बदलने के लिए, टायर पंचर हो गया था तो उसको बदलने के लिए आपने क्या किया, उसको उठाया, ठीक है। चलिए अब उठाने के बाद, है ना, जब आप उसको नीचे लाते हो तो ऐसा तो नहीं करते हो एकदम से
एकदम से नीचे गिरा देते हो, धीरे धीरे नीचे करते हो ना, है ना। तो जब आपको उठा रहे थे तब हमें पावर की जरूरत थी ऊपर की तरफ, और जब हम नीचे ला रहे हैं तब उस समय भी हम नहीं चाहते कि वो एकदम से गिरा दें, तो हमें उस समय भी पावर की रिक्वायरमेंट है। हाँ, धीरे धीरे होल्ड करते हुए आए, नीचे आए, ठीक है। अब आपने मशीन देखी होगी, है ना, विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन, है ना। तो वहां पर आपने क्या देखा होगा कि हम फॉरवर्ड स्ट्रोक में तो पावर चाहते हैं, लेकिन बैकवर्ड स्ट्रोक में हमको पावर की रिक्वायरमेंट, या पंचिंग प्रेस देख लो, पंचिंग प्रेस, है ना, पंचिंग प्रेस, पंचिंग प्रेस में आप देखते हो कि हमें बस जब वो ऊपर से नीचे गिरता है तभी हमको पावर चाहिए होती है, वापस जाते वक्त पावर नहीं चाहिए होती है, ठीक है ना भाई। ये जब कभी आपको पावर चाहिए बस एक डायरेक्शन में, है ना, जैसे फॉरवर्ड स्ट्रोक में आपको पावर चाहिए, बैकवर्ड स्ट्रोक में आपको पावर नहीं चाहिए, जब पीछे आ रहे हो तब आपको पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करने की जरूरत पड़ती है ना। तो उस केस में हम लोग बटरेस थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बटरेस थ्रेड में क्या होता है, पहले तो थीटा की वैल्यू इसमें 45 होती है, और ये ट्रांसमिट करता है पावर सिर्फ एक डायरेक्शन में, है ना, बस एक डायरेक्शन में ये पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। जैसे स्क्वायर की हमने बात की और एक्मे थ्रेड की बात की, वो दोनों डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करता है, दोनों डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करता है, बट ये आपका खाली एक डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करता है। इसका इस्तेमाल हम वहां करेंगे जहां पर हमें सिर्फ एक तरफ पावर की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मैंने आपको पंचिंग प्रेस वगैरह में बता दिया कि बस फॉरवर्ड स्ट्रोक में पावर की जरूरत होती है, बैकवर्ड स्ट्रोक में पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इसका नाम कैसे दिया जाए, तो हम लोग एक तरीके से सारे थ्रेड के बारे में समझ गए कि भाई इसका अगर दोनों डायरेक्शन में पावर की जरूरत है तो ये इस्तेमाल करेंगे, एक डायरेक्शन में पावर की जरूरत है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई, एंगल कितना होता है उनके बीच में, ये बात हो गई। अब इनका नाम कैसे दिया जाए, जैसे सबसे पहला जो होता है वो बताता है थ्रेड के प्रोफाइल के बारे में, ये बताता है आपका थ्रेड का प्रोफाइल कैसा है ना, थ्रेड का प्रोफाइल कैसा है। प्रोफाइल का मतलब मैट्रिक थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड है, बटरेस थ्रेड है, क्या है, उसके हिसाब से हम नाम देंगे। जैसे एम हो गया आपका मैट्रिक थ्रेड, एस क्यू का मतलब हो गया यहां पर आपका स्क्वायर थ्रेड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्क्वायर थ्रेड के लिए बात हो रही है, ठीक है। ये वाला किसकी बात हो रही है, मैट्रिक थ्रेड की बात हो रही है, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक थ्रेड की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला जो लेटर होता है वो बताता है कि जो आपका बोल्ट है उसमें कौन सा थ्रेड लगा हुआ है, तो यहां से हमको पता चल गया। दूसरा लेटर हमको बताता है कि नॉमिनल डायमीटर कितना है, नॉमिनल डायामीटर। तो यहां पर देखिए, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कोर डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर, तो कोर डायमीटर डिजाइन के लिए, नॉमिनल डायमीटर उसके डेजिग्नेशन के लिए, उसका नाम देने के लिए। तो दूसरा लेटर बताता है कि कितना उसका नॉमिनल डायमीटर है, और फिर तीसरा लेटर बताता है उसके पिच के बारे में, तीसरा लेटर बताता है कि उसका पिच कितना है। तो जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो M24 × 2 का मतलब है मैट्रिक थ्रेड का इस्तेमाल किया गया है, जिसका नॉमिनल डायमीटर 24 मिलीमीटर है और उसकी जो पिच है वो 2 मिलीमीटर है ना, मतलब दो एडजेसेंट फ्लैंक के बीच की जो दूरी है वो 2 मिलीमीटर है ना। अब अगर ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो लीड भी जो होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा, अगर ये डबल स्टार्ट थ्रेड है तो जो लीड होगा वो 4 हो जाएगा, है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर पिच के बारे में नहीं दिया गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पिच की इंफॉर्मेशन ना दी जाए, है ना, पिच की इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो बस सिर्फ इतना से भी चलेगा, है ना। कभी कभी जो अगर थर्ड दिया गया है दैट मींस कि वो पिच है, और नहीं दिया गया है तो सिंपल सी बात है पिच के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, आपको सिर्फ थ्रेड का प्रोफाइल बताया गया है और उसका नॉमिनल डायमीटर बताया गया है। तो अगर ये भी सही है ये भी सही है, इस केस में आपको पिच के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, यहां पर आपको पिच के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस तरीके से हम लोग बोल्ट का नाम रखते हैं, ठीक है, बोल्ट को डेजिग्नेट करते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लार्ज पिच और फाइन पिच के बारे में, कहां पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जैसे लार्ज पिच का मतलब क्या है भाई, देखो लार्ज पिच का मतलब है नंबर ऑफ थ्रेड कम होंगे। भाई अगर पिच ज्यादा है ना, तो दो एडजेसेंट फ्लैंक के बीच की दूरी ज्यादा होगी, तो नंबर ऑफ थ्रेड जो होंगे वो कम होंगे ना। भाई अगर ज्यादा दूर दूर फैलाकर बनाओगे तो भाई जो थ्रेड बनेंगे वो कम बनेंगे, और अगर आप पिच को बहुत कम रखते हो तो उसमें थ्रेड बहुत ज्यादा बनेंगे, है ना। तो अब अगर जो लार्ज पिच है इसको हम लोग कोर्स पिच भी बोलते हैं, है ना,
कोर्स पिच। तो कोर्स पिच के केस में क्या होगा, कोर्स पिच के केस में मान लो आप इसको कहीं ऐसी जगह इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे मान लो अपनी गाड़ी वगैरह में इस्तेमाल कर लिए लार्ज पिच वाला, तो क्या होगा, धागे उसके कम है, उसके अंदर थ्रेड कम है, तो गाड़ी चला रहे हो उसमें वाइब्रेशन होता है ना, वो कुछ दिन में खुल जाएगा, है ना, कुछ दिन में खुल जाएगा और टायर निकल जाएगा। पता चला आपने जो टायर को बंद किया है जिस बोल्ट से, उस बोल्ट में आपने लार्ज पिच का इस्तेमाल कर लिया, तो लार्ज पिच की वजह से क्या होगा, वो खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि लार्ज पिच उतना ज्यादा टाइट आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, टाइट तो हो जाएगा लेकिन जब उसमें जर्क एंड वाइब्रेशन आएंगे तो उसकी वजह से वो लूज भी हो जाएगा जल्दी ही। लेकिन अगर हम लोग फाइन पिच का इस्तेमाल करते हैं, है ना, फाइन पिच का इस्तेमाल करते हैं, तो फाइन पिच का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर जर्क होता है, जहां पर वाइब्रेशन होता है ना, जहां पर इन दोनों की संख्या अच्छी खासी होती है और हमें फाइन एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट के पार्ट जो होते हैं, क्योंकि हाई वेलोसिटी पे चीजें मूव करती हैं दोनों, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अभी मैं रिसेंटली मैंने अपनी स्कूटी की सर्विसिंग कराई, तो उन्होंने बोला कि सर आपका पीछे वाले टायर का ना बोल्ट जो है थोड़ा सा लूज हो गया था, ठीक है। तो जनरली मैं सर्विसिंग लाइक 2000 किलोमीटर पे करा देता हूं, बट मैंने लास्ट टाइम क्या किया था कि 2000 के बाद मैंने बस ऑयल चेंज कराया था और सर्विसिंग नहीं कराई थी, तो 4000 किलोमीटर करीब वो चल गई थी। तो इतना चल, इसीलिए तो बोलते हैं सर्विसिंग में भी रेगुलर एक इंटरवल पे कराना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि इतनी जल्दी खुलेगा तो नहीं, मैं अगर शायद कुछ दिन और से क्या होता है, मोशन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, बहुत माइन्यूट सा, आपको पता चलने लगेगा यार इधर थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, ऐसे से हो रहा है, लहरा रही है ना, वो समझ में आ जाए, क्योंकि आपके टायर निकलने वाला अगर टाइट टाइट नहीं कराए तो, ठीक है। तो बहुत लंबा आप चलाते हो तो उसमें आपको टाइट कराने की जरूरत पड़ती है ना। तो हम फाइन पिच का इस्तेमाल करते हैं, फाइन पिच का करेंगे तो इतनी जल्दी वो नहीं ढीला होगा, और अगर कोर्स पिच का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी ढीला हो जाएगा अगर वाइब्रेशन वगैरह है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो बोल्ट एंड नट असेंबली हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, हम लोग यहां पर इसका बोल्ट का हेड है, ठीक है, ये इसका हेड हो गया आपका, है ना। वॉशर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर आपने देखा होगा वॉशर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टाइटनेस को बढ़ाने के लिए। देन हमारा सैंक है जिसको हम लोग अनथ्रेडेड पोर्शन बोल रहे हैं, एंड नट से इसको टाइट कर दिया गया, ठीक है। तो नट में हमने देखा कि वहां पर इंटरनल थ्रेड होते हैं और बोल्ट में हम लोग बात करते हैं वहां पर एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं। तो ये पूरा आपका नट एंड बोल्ट असेंबली है, इन दोनों प्लेट्स को ज्वाइन किया गया है, ठीक है। ये आपका प्लेट 1 है और ये आपका प्लेट 2 है, इन दोनों को ज्वाइन किया गया। और हमको पता है नट एंड बोल्ट असेंबली ये आपकी टेम्पोररी ज्वाइंट में आता है ना, टेम्पोररी ज्वाइंट में आता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी हम लोगों ने बात किया था थोड़ी देर पहले, लीड के बारे में बात कर रहे थे हम लोग पिच के बारे में बात कर रहे थे। तो यहां पर देखिए सिंगल स्टार्ट थ्रेड हो गया, डबल स्टार्ट थ्रेड हो गया एंड ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड हो गया। तो अब सिंगल स्टार्ट थ्रेड में देखिए लीड और पिच जो है दोनों बराबर हैं, जबकि डबल स्टार्ट थ्रेड में हम लोग बात करें तो पिच हमारा इतना है और पिच का जस्ट डबल हमको दिख रहा है, ये चीज पिच का जस्ट डबल हमको दिख रहा है लीड। यहां पर देखिए ट्रिपल स्टार्ट में ये आपका ये हो गया और 1 2 3, यहां पर एक से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका लीड हो गया, है ना, ये आपका लीड हो गया, ये आपका पिच हो गया, ठीक है। उसका ये 3 गुना है, उसका ये यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 3 गुना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये चीज हो गई, ठीक है। ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि ये आपका स्ट्रेस फ्लो लाइंस है ना, यहां पर आपको हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन रीजन आपको देखने को मिल रहा है, हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है। हाँ, अब एक चीज आती है नेक्स्ट हमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। आप लोगों ने सोम में पढ़ा होगा बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, वैसे ही होता है आपका बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, एक ऐसा बोल्ट जिसकी स्ट्रेंथ जो है यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्यों ऐसा बनाया जाता है ना, क्यों, जैसे हम लोग बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब है एक ऐसी बीम जिसमें बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू सेम हो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम,
ठीक है। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम बेंडिंग स्ट्रेस अगर सेम है तो उसको हम लोग बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बोलते थे। वैसे ही अगर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बोल्ट, पूरे बोल्ट के लेंथ में अगर आपका एक्सियल स्ट्रेस का वैल्यू सेम होता है तो उसको बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बोला जाता है। अब ये बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ अचीव कैसे किया जाता है? ये अचीव किया जा सकता है अगर एरिया ऑफ थ्रेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ थ्रेडेड पोर्शन किसके बराबर हो जाए? एरिया ऑफ अनथ्रेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ अनथ्रेडेड पोर्शन। अगर ये ऐसा हो जाए तो बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ पाया जा सकता है। और ऐसा पाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? ऐसा पाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई जो सैंक का डायमीटर है और जो कोर का डायमीटर, देखो सैंक को क्या करो, थोड़ा पतला कर दो। सैंक थोड़ा मोटा होता है, तो सैंक को अगर हम लोग पतला कर दें और कोर के डायमीटर के बराबर कर दें, तो अगर सैंक का डायमीटर और कोर का डायमीटर बराबर हो जाए तब हो सकता है ये, है ना, तब हो सकता है। दूसरा क्या किया जा सकता है कि सैंक क्योंकि मोटा पोर्शन होता है तो सैंक के अंदर हम होल ड्रिल कर दें, है ना, होल ड्रिल कर दें। और होल ड्रिल करने के बाद ऐसा होल ड्रिल करें कि जो सैंक का एरिया हो वो कोर के एरिया के बराबर हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसको बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बोला जाएगा, है ना। बट दूसरा वाला प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज नहीं है ना। जैसे ये वाला तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये वाला प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सैंक के डायमीटर को कोर के डायमीटर बना दीजिए, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन ऐसा कहना कि हम सैंक के अंदर होल ड्रिल कर देंगे और उस होल को ऐसे ड्रिल करेंगे कि सैंक ऑफ थ्रेडेड एरिया ऑफ द थ्रेडेड पोर्शन जो कि कोर है और एरिया ऑफ अनथ्रेडेड पोर्शन जो कि सैंक है वो बराबर हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि यार बोल्ट के अंदर आप होल करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो यही होता है, ये क्वेश्चन आता भी है कई एग्जाम में कि सैंक के डायमीटर को कोर के डायमीटर कर देंगे तो हमें बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मिल जाएगा। इससे होता क्या है, इससे ओवरऑल बोल्ट की स्ट्रेन एनर्जी बढ़ती है। तो बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें, इसका बेनिफिट क्या होता है कि स्ट्रेन एनर्जी बढ़ती है। स्ट्रेन एनर्जी में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, स्ट्रेन एनर्जी बढ़ती है। और अगर स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी होगी तो उससे हम लोग बोल सकते हैं ये, है ना, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फिर जहां पर इंपैक्ट लोड लगता है ना। अगर स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा होगी तो ये आपका हेल्पफुल होगा इंपैक्ट लोड में, है ना, हेल्पफुल इन केस ऑफ इंपैक्ट लोड। अगर हम लोग इंपैक्ट लोड की बात करते हैं तो इंपैक्ट लोड के केस में ये आपका हेल्पफुल होगा, है ना, हेल्पफुल होगा इंपैक्ट लोड के केस में, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे एक और तरीका होता है, बोल्ट को ना थोड़ा लंबा बनाया जाता है ना, उसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो इंपैक्ट लोड ले सके तो बोल्ट को थोड़ा सा लंबा बनाया जाता है ना। तो जो लॉन्ग बोल्ट होते हैं उनकी इंपैक्ट लोड कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा गया है कुछ एग्जाम्स के, ठीक है। तो जिन एग्जाम में इंटरव्यू होते हैं उनके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो बोल्ट होता है, जो लंबे बोल्ट होते हैं, है ना, उनकी लोड इंपैक्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है ना, एज कंपेयर टू शॉर्ट बोल्ट्स। तो ये कुछ वो हैं आपके कि बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाया क्यों जाता है। बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाने का कारण होता है ताकि हम उसकी स्ट्रेन एनर्जी बढ़ा सके, और इसकी स्ट्रेन एनर्जी बढ़ेगी तो वो हेल्पफुल होगा अगर हमारा इंपैक्ट लोड लग रहा है तब, ठीक है। ये हो गया। तो बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ आप देख सकते हो यहां पर, देखो सैंक डायमीटर और जो अंदर का डायमीटर मिनिमम कोर डायमीटर उसको बराबर किया गया है ना। तो ये जितने भी एग्जांपल्स आप देख रहे हो ये आपके बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के हैं, है ना। जहां पर आपको मेनली वही है जो प्रैक्टिकली किया जा सकता है वही यहां पर किया गया है। किसी में ऐसा नहीं किया गया कि बीच में होल किया गया हो, सभी में सैंक डायमीटर और थ्रेडेड इसके डायमीटर को बराबर किया गया है, ठीक है। चलिए, बस यहां पर हम सेशन को एंड करते हैं। तो देखिए बोल्टेड ज्वाइंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, है ना, वो हम लोगों ने यहां पर कवर कर ली है जो हमारे एजे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई से रिलेटेड जो सिलेबस हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले कंप्लीट कर चुके थे, है ना। बचा हुआ जो पोर्शन था, जो मेजॉरिटी
मतलब 90%, 95% एजे एग्जाम्स में आता है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं ऐसे हो जो बहुत रेयरली इक्के दुक्के उसमें पूछे जाते हो, है ना, और वो शायद मे बी मिस हुआ हो, बट बहुत रेयर चांस है, एक दो टॉपिक्स के ही होंगे बस। क्योंकि अगर हम मशीन डिजाइन के सिलेबस की बात करें तो बहुत वास्ट सिलेबस है, और अगर उसे क्वेश्चन की बात करें अगर हम किसी भी एग्जाम में, तो बहुत हाई वेटेज इस सब्जेक्ट का नहीं है, सोम का है, बट इस सब्जेक्ट का इतना ज्यादा हाई वेटेज नहीं है। और जो भी हाई वेटेज वाले इसके टॉपिक है वो सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए, इवन लेस वेटेज वाले टॉपिक भी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट हमने 99% सिलेबस इसका कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि अब वही चीज है कि एज एग्जाम में तो पता नहीं कहां कहां से पूछ ले, उनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, सो आपको बस जो भी क्लासेस कवर हुई हैं इसको रिवाइज करिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, एंड करते हैं यहाँ पर सेशन।